इज़राइल जुडाइज़्म की जन्मभूमि है, क्रिश्चियनिटी की जन्मभूमि है, और यूरोपियन भी क्रिश्चियनिटी की जन्मभूमि है, ठीक है ना? बिकॉज़ रोमन एम्पायर के बिना आप क्रिश्चियनिटी की परिकल्पना नहीं कर सकते, और इस्लाम जो है वो अरेबिया उसकी जन्मभूमि है, और वो भी अपना अम्बिलिकल कॉर्ड जुडाइज़्म से ही जोड़ते हैं। जो कर लीजिए, जितना सर फोड़ना है, न्यूक्लियर बम, दुनिया भर का असलहा पाकिस्तान ले आइए आप, दुनिया भर का असलहा, जितने शस्त्र हो सकते हैं वो आप ले आइए, आप यही हो रहा होगा। मेरे हिसाब से अल खंदक ज्यादा सही नाम है। पूछे क्यों? क्योंकि इस्लाम की सही जो फॉलोइंग है वो अफगानिस्तान में है। आप तो वो हो मुनाफिक, आप कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस चला रहे हो, इलेक्शन करवा रहे हो, आप पार्टियां बनवाए पड़े हो, आप पीनल कोड चला रहे हो, वो प्योर शरिया से चल रहे हैं। लेकिन इन्होंने बदर किया, अच्छा नाम रखा कि वहाँ जाके दुश्मन पर अटैक कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पूरा एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ है और इसमें दर्जनों जो दहशतगर्द हैं पिछले दिनों मारे जा चुके हैं। मैं समझता हूँ कि इस पे वैसे दाद देनी चाहिए जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे हैं जिन्होंने ये नाम तजवीज़ किया है। ये खंदक भी कर सकते थे और खंदक भी इनका मुनासिब होता, लेकिन खंदक का मतलब यही था कि बस आ जाओ, तुम हमला करो, हम तुम्हें घर के बाहर रोक लेंगे। कि अल खंदक वो डिक्लेयर कर दिए और अल बदर, ऑपरेशन बदर आपने शुरू कर दिया। कौन इस्लाम के लिए लड़ रहा है? और अल्लाह मियाँ किसको भेजेंगे जन्नत में? इस्लामिक और रिपब्लिक, मैं पहला आदमी था जो आपको बता रहा हूं कि इस्लामिक भी और रिपब्लिक भी साथ में कोएग्जिस्टिंग नहीं हो सकते। ये ऑक्सीमोरॉनिक स्टेटमेंट है। अगर आप इस्लामिक हो तो आप रिपब्लिक नहीं बनोगे, और अगर आप रिपब्लिक हो तो आप इस्लामिक नहीं बनोगे। टाइम नॉट टू कि तालिबान सही है या आप सही हैं। मैं 1 मिनट और लूंगा। तालिबान को आपने बनाया, उस समय आप कहते हो अमेरिकन ने बनाया। जब आप बना रहे थे तब आप खुश थे। अमेरिकन आपसे स्कूल बनाने को कह रहे थे, आपने नहीं बनाया। अमेरिकन आपसे सेक्युलर देख सकता हूं, पर मैं समझ सकता हूं कि इनकी भी कुछ मजबूरियां हैं शायद, कि वो समझदारी का जो थ्रेशोल्ड पार करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। बोल आप रहे हो वो सारी चीजें, मगर आप कर नहीं रहे हो। यू नॉट वॉकिंग द टॉक। और जब तक कथनी और करनी के बीच में आपका दुश्मन रॉ आपके अंदर पैदा होता रहेगा, क्योंकि रॉ किसी एजेंसी का भारत में नाम नहीं है। सारी दुनिया में देश टूटे हैं, नए देश बने, लोगों ने आगे बढ़ना स्वीकार कर लिया। सर आपने तो मामला ही मैं कह रही हूँ आपने तो मामला ही हल कर मतलब खत्म कर दिया कि रॉ एजेंसी का नाम नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं सर आप? तो सुन तो लेना। रॉ क्या है आपके लिए? एग्जिस्टेंशियल दुश्मन है। रॉ का मतलब है कि हम पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहते, कोई नहीं करना चाहता। पाकिस्तानी फोर्सेस के लिए इतना बड़ा मसला नहीं है, अब भी नहीं है। अभी आप देखें कि जब से ऑपरेशन बदर लॉन्च हुआ है और जितनी तेजी के साथ जिस तरह इन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं और जिस तरह उनका खात्मा करना शुरू कर दिया है, तो ये इतना बड़ा इश्यू होगा नहीं। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा इश्यू यहाँ पे अफ़गान महाजरीन का मसला है। अफ़गान महाजरीन से इनको बहुत सारे सहूलतकार मिल जाते हैं। अगर अफ़गान महाजरीन को वापस भेज दिया जाता है, तो भी सूरत-ए-हाल में एक वाज़ेह चेंज आएगी। सारा भारत पाकिस्तान को एक्सेप्ट करके बैठा है। पीओजेके पे हम अपना क्लेम है वो कभी नहीं छोड़ेंगे। हम उसका इस्लामीकरण नहीं होने देंगे। ये हाय व्यूअर्स, दिस इज मेरी बहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है आसिफ साहब ने और इंडिया से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच आसिफ साहब और डॉक्टर साहब कि आपने मेरे एक बुलाने पे फौरन भागे भागे जो है प्रोग्राम में आ गए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपके एक बुलाने पे आ गए हम लोग, और वो भी भागे भागे आए हैं। मतलब आप भारत की जनता को प्रूव करिए कि हम लोग खलिया बैठे हुए हैं। अरे यार, मतलब कुछ तो सोचिए यार। यहाँ पे आप रिवाज ही है, और इनका बेल आइकन मत दबाइएगा इस बात के लिए आप। सर नहीं, कोई भागा भागा नहीं आया, बहुत तरले करवाए इन्होंने मुझसे। तो उसके बाद इन्होंने जाके ना बेल सही आइकन दबा वाली बात दीजिएगा टाइम इनका। दिया। ठीक है, बहुत वेट करवाया और तभी इन्होंने मुझे टाइम दिया। ठीक है भैया, थैंक यू इनका सो बेल मच आइकन दबा हमारे दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए इनको। हाँ जी, बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा। आज प्रोग्राम का आगाज करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना ये चाहूंगी कि आप लोग हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, और उसके साथ साथ जो है अगर आप चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो सके तो हमें ज्यादा से ज्यादा सुपर चैट करें। तो ये आसमान की तरफ आप क्यों देखने लग गए? अरे एक्सरसाइज कर रहा हूँ गर्दन की, आसमान में, मेरे घर में बैठ प्रोग्राम के में आसमान। क्यों एक्सरसाइज? मेरे प्रोग्राम में क्यों एक्सरसाइज सर? कॉमुल काफिंग के पीछे सवेरे सवेरे पड़ गई हैं आप। तो गई यार है।
मतलब यार आदि हो गई, यहाँ पे रहने में भारत में ये हालत है। चलिए ना, आप शुरू तो करें। हाँ यार, ठीक है सर, शुरू कर देते हैं। अब आपने इतना इसरार कर लिया तो चलिए अब टॉपिक बता ही देती हूँ सब व्यूवर्स को। लेकिन व्यूवर्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बाकी डॉक्टर साहब के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत सीरियस टॉपिक है। सीरियस टॉपिक इसलिए है कि हम देख रहे हैं कि कई दिनों से पाकिस्तान में टेररिज्म जो है बलूचिस्तान में बहुत तेजी से फैल रहा है। कभी कोई अटैक देखते हैं तो कभी कोई अटैक देखते हैं। तो पाकिस्तान की जानिब से ये भी क्लेम किया जा रहा था कि इसके पीछे जो है वो अफगानिस्तान है या इंडिया है। हमारी DGISPR ने कहा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो तहरीके तालिबान है, उनका नाम है नूर वली मसूद साहब, जो कि लीडर है। उन्होंने भी कहा कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च करवाया, ऑपरेशन खंदक के नाम से। और पाकिस्तान में भी एक ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया है, ऑपरेशन बंद। दोनों के हवाले से आप जानेंगे। और इसके अलावा एक और बड़ी न्यूज़ है, पाकिस्तान में जो है नेशनल सिक्योरिटी इजलास हुआ, जिसमें हमारे जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं वो इसमें शिरकत की और उस पर बातचीत की गई इन ऑपरेशंस के हवाले से कि TTP ने जो मतलब ये मामलात किए, ये ऑपरेशन लॉन्च करवाया, उससे रिलेटेड जो PLA है और TTP का कंट्रोल है टेररिज्म पे, उसको किस तरह देखा जाए, उसको किस तरह जो है वो अ, हल किया जाए इन मामलात को जो टेररिज्म के हैं। तो इस पर ये इजलास हुआ, इसकी सिग्निफिकेंस जानेंगे और इसके साथ साथ सारी चीजें पूरी डिटेल से का जिक्र करते हैं। तो हम आगाज डॉक्टर साहब से करेंगे। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे अफगानिस्तान की जानिब से ये जो ऑपरेशन अल खंदक है उसको आप कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो जिहाद का ही एक बार एक तरह से कह दिया, क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली तो कुछ कहने ही नहीं चाहेंगे क्योंकि मुझे पता है ये होगा, मगर अब आप कह रही हैं तो हम कुछ कह दे रहे हैं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो जिस समाज से आप अपने आप को जोड़ती हैं, आप अपना अम्बिलिकल कॉर्ड जोड़ती हैं जुडाइज्म से और इन लोगों से, वो समाज एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू गुजरा है। बोथ, मैं इजराइल में भी रहा और मैं यूरोप में भी रहा। इजराइल जुडाइज्म की जन्मभूमि है, क्रिश्चियनिटी की जन्मभूमि है, और यूरोपियन भी क्रिश्चियनिटी की जन्मभूमि है। ठीक है ना, बिकॉज रोमन एम्पायर के बिना आप क्रिश्चियनिटी की परिकल्पना नहीं कर सकते। और इस्लाम जो है वो अरेबिया उसकी जन्मभूमि है, और वो भी अपना अम्बिलिकल कॉर्ड जुडाइज्म से ही जोड़ते हैं इन ऑर्डर टू बी समथिंग। सो मैं उस पर अभी नहीं जाना चाहता। सो वो उन्होंने एक जीवन जिया, एक आइडियोलॉजी पे वो चले, और उस आइडियोलॉजी से दोनों को ही नुकसान पहुंचा। जूस वो परेशान हो गए मोनोथीज्म की वजह से। जूस ने ही दुनिया को बताया कि भगवान गलत भी हो सकते हैं। आज उनकी क्या हालत है आप देख लीजिए। फिर क्रिश्चियनिटी ने भी यही जुनून दिखाया, उनकी क्या हालत हो गई आपस में आप वो देख लीजिए। जिनसे उन्होंने रिलीजन लिया उन्हीं को मार दिया यहूदियों ने, जर्मन्स ने, हिटलर के नाम में। मगर मारने वाले में तो उनके समाज के लोग बताते थे। जो लॉज आए थे, आपको नहीं पता उन लॉज के बारे में, कभी हो तो न्यूरमबर्ग ट्रायल के केसेस पढ़िएगा, या इवन आप जो काउंसिल कंट्रोल लॉ नंबर 10 के जो केसेस होते थे उनको भी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग घर के बगल में बता देते थे कि मेरे घर के बगल में जूस है, इसको देख लो। इस तरीके की नफरत समाज में डाल दी गई थी, और उसका जो परिणाम आया वो सामने। हालांकि दोनों एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आई, और फिर दोनों एक पाथ पे गए, और उस पाथ से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस को जन्म दिया, और उस पाथ को कहते हैं सेक्युलरिज्म। आप जब तक इसको नहीं समझेंगे, आप जो कर लीजिए, जितना सर फोड़ना है, न्यूक्लियर बम, दुनिया भर का असलहा पाकिस्तान ले आइए, आप दुनिया भर का असलहा, जितने शस्त्र हो सकते हैं वो आप ले आइए, आप यही हो रहा होगा। अब आप बताइए कि अल खंदक वो डिक्लेयर कर दिए और अल बदर, ऑपरेशन बदर आपने शुरू कर दिया। कौन इस्लाम के लिए लड़ रहा है? और अल्लाह मियां किसको भेजेंगे जन्नत में? कैसे वो डिसाइड करेंगे? उनका काम तो आप बढ़ा रहे हैं ना, और दोनों कह रहे हैं हम सही है। तो प्रॉब्लम कहां है? अगर दोनों सही हैं तो फिर समस्या कहां है? मनुष्यों में है
या आपकी थॉट प्रोसेस में है? और अगर थॉट प्रोसेस में है तो बैठिए। पाकिस्तान के जो आसिफ भाई जैसे लोग हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ आसिफ साहब का, मैं दिल की गहराइयों से बोल रहा हूँ। और जब मैं कभी कमेंट पढ़ता हूँ इनके बारे में, कोई अगर गलत कमेंट लिखता है तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये बड़े अच्छे सोच के व्यक्ति, जो भी इनकी समझ है, मगर ही इज अ मैन ऑफ हाई रेशनैलिटी। तो आप आसिफ भाई जैसे, मुझे उम्मीद है कि आसिफ भाई जैसे जो लोग हैं वो आपकी समाज की नेतृत्व को पकड़ेंगे। वरना अगर आप दो चीज कीजिए कि फोर्स एज अ सोल्यूशन, दुनिया को समझने में ये 1000 साल लगे तब यूएन चार्टर बना। यूएन चार्टर कोई रातों रात नहीं बन गया था। यूएन चार्टर के पहले लीग ऑफ नेशन बना, उसके पहले और भी केलॉग पैक्ट हो रहे थे, बहुत सारे पैक्ट हो रहे थे कि कैसे हाउ टू गेट वॉर आउट ऑफ द सिस्टम। जब वॉर प्रोवोकेटिव कॉज बन जाए फोर्स, तो वो दिक्कत का घर बनता है। फोर्स होना चाहिए पर फोर्स डिफेंस होना चाहिए, जैसे हमारा है। मैंने एक बार बताया भी था कि दो न्याय यदि तो आधा दो, उसमें भी बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। असी मतलब अस्त्र, हथियार अपने लोगों पे हम नहीं उठाएंगे। 5 गांव से भी संतुष्ट है। आप आधा नहीं दे रहे हो जो मेरा न्याय है, तो 5 ही गांव दे दो, मगर हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। इस तरीके से हजारों साल से भारत की समाज का निर्माण हुआ। लेकिन जब आपने भारत के उन्हीं लोगों से ये थ्योरी हटा करके उनको दूसरी थ्योरी दे दी, तो आप देख लीजिए वो क्या कर रहे हैं। मनुष्य तो मनुष्य है, मनुष्य में कोई थोड़े होता, तो ब्लैंक स्लेट के साथ पैदा होता है। आपने जो उस स्लेट पे लिख दिया वो वैसा ही बिहेवियर करना पड़ेगा। मनुष्य भी उतना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक रोबोट है जितना कि नॉर्मल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट है। आप किताबों के थ्रू जो डाल देंगे उसके दिमाग में, वो वैसा बिहेवियर करना शुरू हो जाएगा एज अ रोबोट। क्योंकि सोचने और समझने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है, बहुत कम लोगों में होती है। अगर 8 बिलियन लोग हैं पृथ्वी पर, तो ये बहुत होगा मुश्किल से 10,000 15,000 लोगों में, 8 बिलियन में जो सोच समझ सकते हैं। बाकी को ना उतनी क्षमता होती है, ना उतनी उनके पास समय ही होता है। शायद अपने जीवन के ही स्ट्रगल में बेचारे समय व्यतीत कर देते हैं 60-70 साल। तो इट्स टाइम नॉट टू कि तालिबान सही है या आप सही हैं। मैं 1 मिनट और लूंगा। तालिबान को आपने बनाया, उस समय आप कहते हो अमेरिकन ने बनाया। जब आप बना रहे थे तब आप खुश थे। अमेरिकन आपसे स्कूल बनाने को कह रहे थे, आपने नहीं बनाया। अमेरिकन आपसे सेक्युलर सोसाइटी बनाने को कहते, वो नहीं बनाया। जो आप बनाना चाहते थे उसके लिए आपको जब पैसे मिले तो आप खुश हो रहे थे कि हाँ भैया हम बनाना चाहते हैं, यही हमारी सोच है। और आप बाद में जब बना लेते हो, उसको समझ में नहीं आता, फिर आप दुनिया के ऊपर जो है दोष डालना शुरू कर देते हो कि भाई तालिबान तो अमेरिका ने बनवाया था, ओसामा बिन लादेन अमेरिका की रिजल्ट था। अमेरिका की रिजल्ट था तो अमेरिका ने तो उसको मारने का भी ऐलान कर दिया था, पर वो तो आपने नहीं किया। आपने तो ओसामा बिन लादेन को अपना घर दे दिया। पाकिस्तान भी आपने बनाया, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है एक पर्टिकुलर थ्योरी की। तो इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग एंड क्रिटिकली एनालिसिस जो करने की इनेबिलिटी आ गई है आपके अंदर में, सोचने की क्षमता पे। अब जब समाज इसमें गर्व लेता हो कि हम ईमान के लोग हैं और अकल का दखल हम मानेंगे ही नहीं, तो आप क्या कीजिएगा? ये समाज जज्बे से चल रहा है, ये समाज एनालिसिस से या थॉट प्रोसेस से नहीं चल रहा। The whole society is working on the basis of impulse rather than thoughts, rationality, reasoning। कोई जगह ही नहीं है समाज में आपके यहाँ, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेक्शन है वो कह रहा है आप बोलोगे तो हम सर धर्म से जुदा, सर तन से जुदा। दूसरा जो है वो कह रहा है कि अगर आप मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के खिलाफ उठे तो हम फिर बूट से आपको रोंद देंगे। तो तलवार हर तरफ संगीने हैं या तलवारें हैं। आसिफ साहब, आपसे मेरा सवाल है कि तालिबान की जानिब से जो है वो ऑपरेशन खंदक पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो बनाया जा रहा है, जबकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने भी ऑपरेशन बदर जो है वो लॉन्च किया, जिसमें उस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग पाकिस्तान ने कई टीटीपी के जो टेररिस्ट हैं उनको भी मार गिराया। अभी रिसेंट कुछ खबरें भी हमारे सामने आई, डेरा इस्माइल खान में कुछ हमारे सोल्जर्स थे, उन्होंने भी जो टेररिस्ट थे कितने जिनका ताल्लुक टीटीपी से था उनको मार गिराया। अब ये रिसेंट ही खबर है। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि इजलास जो हुआ है उस पे बीएलए और जो टीटीपी के खिलाफ जो ऑपरेशंस किए हैं और 3 महीने का उस पे जो टाइम
कह रहे हैं, उसकी पूरी डिटेल्स आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिएगा। और ये ऑपरेशन खंदक जो पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान के अगेंस्ट में कह सकते हैं, और पाकिस्तानी स्टेट रियासत जो है इस पर इसका रिस्पॉन्स करेगी, इस पर आप क्या राय रखते हैं? ऑपरेशन खंदक वर्सेस ऑपरेशन बदर, क्या कहना चाहेंगे? रिबाहा, पहले तो जो 2 ऑपरेशन जिनका आपने ज़िक्र किया, इनके नाम से ही सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो जाती है। इन दोनों के नामों के पीछे पूरी एक मिथ मौजूद है, पूरा एक बैकग्राउंड है। खंदक जो उन्होंने लॉन्च किया, खंदक जो था उस वक़्त जब ग़ज़वा खंदक हुआ है, जंग हुई है, जब मक्का से आके मुशरिकीन ने जब उन पे अटैक किया है, तो वो जो खंदक बना के अपना डिफेंस किया गया था। यानी ये नहीं था कि खंदक लेके आप किसी के इलाके में चले गए हैं, वहाँ पे जाके आपने अटैक कर दिया है। यानी आपको इस पे सोचने की ज़रूरत है, जो इस वक़्त वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, जो उनके मास्टरमाइंड है, शायद उनको इस चीज़ का भी इल्म नहीं है, जो ये लॉन्च कर रहे हैं जो ऑपरेशन, कि भई खंदक तो डिफेंस का नाम था। हाँ, अगर इधर से पाकिस्तान जाके अटैक करे अफ़गानिस्तान पे, वहाँ पे वो डिफेंस करें तो वो ऑपरेशन खंदक बनता है। ये ऑपरेशन खंदक नहीं था। यानी जिसको उन्होंने नाम दे दिया है, आके अटैक कर रहे हैं आप, दूसरी तरफ आप उसको नाम दे रहे हैं अपने दिफा का। पाकिस्तान की तरफ से जो ऑपरेशन बदर लॉन्च किया गया है, उसके पीछे भी पूरी एक मिथ है और आइडियोलॉजी है। आप ये देखें कि जो बदर था, वो डिफेंस तो था ही था, लेकिन आगे जाके, फॉरवर्ड जाके, दुश्मन को पीछे रोक के वहाँ पे डिफेंस करने का नाम बदर था। वो खंदक की तरह अपने शहर में रुक के उन्होंने डिफेंस नहीं किया था कि आ जाए दुश्मन, हम इससे आगे नहीं आने देंगे। वो फॉरवर्ड गए हैं, अटैक किया है और वहाँ जाके उन्होंने अपना दिफा किया है दुश्मन से। यानी उस वक़्त भी दुश्मन हमलावर था। ये नहीं था कि दुश्मन के घर चले गए, दुश्मन हमलावर था तो उसको जाके रास्ते में ही रोक लिया। यानी मैं समझता हूँ कि इस पे वैसे दाद देनी चाहिए जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे हैं जिन्होंने ये नाम तजवीज़ किया है। ये खंदक भी कर सकते थे। और खंदक भी इनका मुनासिब होता, लेकिन खंदक का मतलब यही था कि बस आ जाओ, तुम हमला करो, हम तुम्हें घर के बाहर रोक लेंगे। लेकिन इन्होंने बदर किया, अच्छा नाम रखा कि वहाँ जाके दुश्मन पर अटैक कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पूरा एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ है और इसमें दर्जनों जो दहशतगर्द हैं पिछले दिनों मारे जा चुके हैं। ये नहीं है कि 1-2, बहुत सारी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं और मेरा ख़्याल ये है कि 3 माह का जो इन्होंने टाइम दिया है वो ठीक है। वैसे तो मैं समझता हूँ कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनका काम ही यही है। अगर कोई आता है, कोई इस तरह की हरकत करता है, पुलिस भी इस दफ़ा भरपूर तरीके से इन्वॉल्व है, कार्रवाइयाँ कर रही है, पुलिस के दीगर इदारे भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो इनका तो काम ही ये था कि जिस वक़्त भी जैसे ही कोई आके अटैक करे, कोई इस तरह की हरकत करे या कोई कोशिश करे, उसको वहीं पे पकड़ो, उसका गला दबाओ और रोक दो। ऑपरेशन बार-बार नहीं लॉन्च करने की ज़रूरत होती। लेकिन जो इन्होंने लॉन्च किया है, जो नाम रखा है, मेरे ख़्याल में ये बहुत बेहतर नाम रखा है और जब दुश्मन इस तरह का हो कि वो इस तरह नाम रख के एंगेज करना चाह रहा हो आपको परेशान करना चाह रहा हो, अवाम की तवज्जो डाइवर्ट करना चाह रहा हो कि हम पता नहीं क्या कर रहे हैं। दूसरा जो इन्होंने ख़्वारिज करार दे के उनके खिलाफ जो सिलसिला शुरू किया है, ख़्वारिज भी एक बहुत बड़ी टर्म है मुस्लिम हिस्ट्री में कि जब चौथे खलीफा के दौर में हज़रत अली के दौर में एक गिरोह जो था वो अलग हो गया, वो बहुत ज़्यादा नेक-पाक लोग थे, नमाज़ें इतनी पढ़ते थे कि उनके माथों पे निशान बने होते थे, सारा दिन ज़िक्र-अज़कार करते थे और इतने पाबंद थे वो शरीयत के कि उनके बारे में एक वाक़या अक्सर मैं कोट भी किया करता हूँ कि एक दफ़ा वो गए, एक बंदा खजूरें बेचने वाला था, तो उनके ग्रुप में से एक बंदे ने खजूर उठा के मुँह में डाल दी, तो उन सब ने पकड़ लिया उसको ज़बरदस्ती और उसके हलक में उँगली डाल के वो खजूर बाहर निकाली कि तुमने इसका माल ज़ुल्मन ले लिया है, तुमने इसकी पेमेंट नहीं की इसे। यानी अपनी तरफ से वो शरीयत के इतने पाबंद थे। लेकिन जो उस वक़्त के खलीफा थे, जो होली प्रॉफिट के जानशीन थे, उन्होंने उन्हें करार दिया कि ये दीन से निकल चुके हैं और दीन से ऐसे निकल गए हैं जैसे तीर कमान से निकल जाता है, अब इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। और खारजी का मतलब यही होता है निकला हुआ, तो उन्होंने उसके खिलाफ पूरा एक जंग की, जंग नहरवान जिसे कहा जाता है और उसमें तमाम के तमाम जो खारजी थे वो मारे गए थे। तो उनको ख़वारिज का जो नाम दिया है, जो निकलने वाले का नाम दिया है, ये भी बिल्कुल इन्होंने ठीक दिया है इस्लाम के हवाले से ही क्योंकि वो भी इस्लामी आइडियोलॉजी का नाम ले रहे हैं, वो जिहाद का नाम लेके आते हैं। लेकिन इससे पीछे भी हम चले जाएँ तो ऐसे वाक़यात चलते रहे हैं,
जब पाकिस्तान बना था तो फ़कीर एपी की एक तहरीक थी पूरी, जिसको अफ़गानिस्तान से लॉन्च किया गया था। जिहाद उसी वक़्त उन्होंने लॉन्च कर दिया था पाकिस्तान के खिलाफ और भरपूर तरीके से वो चलाई गई थी। उसको भी बड़ी मुश्किल से इनको कुचलना पड़ा था। तो इस तरह के मामलात अफ़गानिस्तान से बड़े अरसे से होते आ रहे हैं। ये हम कह लें कि टीटीपी जो थी अमेरिका की कार्रवाई का रद्द-ए-अमल था, तो ऐसा नहीं है। इससे पहले जब तालिबान की पिछली हुकूमत थी, तो रियाज़ बसरा जैसे जो दहशतगर्द थे, वो भी वहाँ पनाह-गुज़ीन होते थे। वहाँ से आकर वो अटैक किया करते थे पाकिस्तान में। तो ये इनके साथ तो हमारा शुरू से ही मामला ऐसा रहा है और बकौल वारिस शाह के उन्होंने कहा हुआ है कि इनके साथ हमारी दीन के अलावा और कोई साँझ नहीं है अफ़गानियों के साथ। ना कल्चर की, ना ज़ुबान की, ना रहन-सहन की, किसी भी लिहाज़ से हमारी इनके साथ कोई साँझ नहीं है। और उन्होंने हमेशा ये प्रूव किया है और मैं तो कहता होता हूँ कि ये लोग किराए के फौजी तो हमेशा से रहे हैं। जब अलेक्जेंडर ने अटैक किया था सबकॉन्टिनेंट पे, तो वहीं से वो फौज भर्ती करके आए थे। आपको पता है वो 3 साल वहाँ पे रहा। आया, अफ़गानिस्तान फ़तह हो गया लेकिन जब इधर अटैक करना था तो आगे उसे पता था राजा पोरस जैसे जवान जो ऐसे बड़े पंजाबी जवान मौजूद हैं जो उसको आगे नहीं आने देंगे, तो उसको 3 साल वहाँ तैयारी करनी पड़ी और वो फ़ौज वहीं से लेके आया था। तो अब एक दफ़ा फिर वो वही काम कर रहे हैं कि उधर से पहले उनको अलेक्जेंडर ने यूज़ किया था, अब हमारे अ, ईस्टर्न साइड वाले यूज़ कर रहे हैं, तो वो यूज़ हो रहे हैं और इस्तेमाल हो रहे हैं इसलिए उनको खिलाफ कार्रवाई ही बनती है, कार्रवाई करनी पड़ेगी इन्हें क्योंकि उनको प्यार से कायल करने की बहुत सी कोशिशें साबका अदवार में हो चुकी हैं। पीएमएलएन के पिछले दौर में मुज़ाकरात के बहुत डोल डाले गए। इवन जो पीटीआई का दौर गुज़रा है, उन्होंने इस उनको वापस बुला लिया आम माफ़ी देके, जेलें तोड़ के उनको रिहा करवा दिया गया। उनके सैकड़ों के हिसाब से टेररिस्ट छोड़ दिए गए। उनको कहा गया आप आएँ, आके आबाद हों। मतलब यही था कि उनको कौमी धारे में लाया जा सके, मेन स्ट्रीम में लाया जा सके, वो नहीं आए। जब कोई नहीं आता तो फिर इस तरह की कार्रवाई ही होती है और बहरहाल इनकी ये मैं समझता हूँ कि इनकी स्मार्ट मूव है जो इन्होंने नाम बड़ा अच्छा और बड़ा सोच समझ के रखा है। उधर से पता नहीं किसने रखा है नाम, हालाँकि उनको उसका नाम जंग-ए-मौता या यमामा टाइप रखना चाहिए था कि हम जाके अटैक कर रहे हैं। उन्होंने नाम खंदक सोच लिया, पता नहीं किसने उनको सोच के दिया। तो बहरहाल इनका नाम अच्छा है और ये बिल्कुल आइडियोलॉजी के हवाले से भी ठीक बेस पे इस वक़्त इसको ये लेके चल रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अगर इन्होंने सही तरीके से कार्रवाई की, तो जल्द ही इन दहशतगर्दों का खात्मा हो जाएगा। अ, डॉक्टर साहब मेरा आपसे सवाल है, क्या कहना चाहेंगे आप कि इस तरह के ऑपरेशंस को आप कैसे देखते हैं? एक तरफ तो हम ये हमारे डीजीआईएसपीआर कहते हैं कि इंडिया और अफ़गानिस्तान का हाथ है और दूसरी तरफ जैसे आसिफ साहब ने कहा है कि ग़ज़वाए ख़ंदक हुई थी, ठीक है? वो उन्होंने अपने डिफेंस के लिए की थी लेकिन और नॉन मुस्लिम्स के लिए। तो ये तो पाकिस्तान मुसलमान मुसलमान का दुश्मन हो गया। फरवरी 2026 क़यामत आ जाएगी। देखिए ऐसा है क़यामत का तो भाई मुझे नहीं पता वो आप जानिए मगर ये दिस इज़ इसके लिए आपको कोई बड़ा रिसर्चर नहीं बनना। एनी पर्सन अंडरस्टैंडिंग द एप्लीकेशनल एस्पेक्ट ऑफ अ थियरी वो आपको बता देगा कि ये इसका रिजल्ट होना था, होना है, होके रहेगा। आपके उसमें भी है कि भाई एक समय होगा 72 फिरके बन जाएंगे आपस में लड़ मरेंगे क्योंकि ये हो चुका है। ये बात मैं कह रहा हूं। अब वो कह रहे हो ऑपरेशन खंदक, वो भी इस्लाम को बचा रहे हैं कुरैश से और ये कह रहे हैं ऑपरेशन अल बदर, ये भी इस्लाम के बचा रहे हैं कुरैश से। तो कुरैश कौन है यहाँ पे? एक तो मुशरिक है इसमें और मेरे हिसाब से अल खंदक ज्यादा सही नाम है। पूछे क्यों? क्योंकि इस्लाम की सही जो फॉलोइंग है वो अफगानिस्तान में है। आप तो वो हो मुनाफिक, आप कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस चला रहे हो, इलेक्शन करवा रहे हो, आप पार्टियां बनवाए पड़े हो, आप पीनल कोड चला रहे हो, वो प्योर शरिया से चल रहे हैं। और मैं तो हैरान हो गया आसिफ भाई की एक स्टेटमेंट सुन के। मैं सुन रहा था बड़े ध्यान से, उन्होंने कहा कि ये दीन के अलावा हमारे इनके बीच में कुछ साझा नहीं है। भाई मैं हैरान, दीन के बाद कुछ बचता है क्या? दीन के बाद कुछ नहीं बचता। दीन उम्मत को क्रिएट करने का नाम है और जिसको ये कह रहे हैं इसी प्रोसेस को सेक्युलरिज्म कहते हैं कि दीन फिर आपका पर्सनल मैटर बन जाएगा और बाकी जो साझा होता है उस आधार पे नेशन स्टेट की फॉर्मेशन होगी। इसी को सेक्युलरिज्म कहते हैं। सेक्युलरिज्म नहीं है इक्वलिटी ऑफ द स्टेट, अरे फ्रीडम ऑफ रिलीजन। वो तो आप क्या भी है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सबको अपना अपना धर्म मानने की सुरक्षा है। वो कॉन्स्टिट्यूशन में आपके फंडामेंटल राइट के चैप्टर में जाके पढ़ लीजिएगा। उस हिसाब से आप एक सेक्युलर स्टेट हो।
अगर सेक्युलरिज्म का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू फ्रीली एक्सरसाइज एंड प्रोफेस, तो आप क्या फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपका कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है, फिर आप इस्लामिक नहीं रह जाते। एक तो आप यू आर अ रिजल्ट ऑफ डायकोटमीज, आयरनीज, कॉन्फ्लिक्ट्स, इनकंसिस्टेंसीज, इस्लामिक और रिपब्लिक। मैं पहला आदमी था जो आपको बता रहा हूं कि इस्लामिक भी और रिपब्लिक भी साथ में कोएग्जिस्टिंग नहीं हो सकते। ये ऑक्सीमोरॉनिक स्टेटमेंट है। अगर आप इस्लामिक हो तो आप रिपब्लिक नहीं बनोगे, और अगर आप रिपब्लिक हो तो आप इस्लामिक नहीं बनोगे। और उसके बाद आप चार कदम और चले गए, इस्लामी जमहूरिया। अरे भाई, इस्लाम इटसेल्फ कंप्लीट कोड है। इस्लाम जो है वही जमहूरिया है। इस्लाम के अंदर से आप जमहूरिया कैसे निकाल लोगे? इस्लाम इज अ कंप्लीट कोड, इट्स अ दीन। और अल्लाह ने बोला कि आज मैंने तुम्हारा दीन तुम्हें कंप्लीट कर दिया। अब आप उसमें नहीं वो घुसड़े पड़े हो। जो भी जमहूरियत है नहीं है वो सब इस्लाम के दायरे में है। जो भी साझा बिहेवियर है, कल्चर है, भाषा है, वो सब इस्लाम के दायरे में है। और किसी भाषा की कोई जगह बचती नहीं है इस्लाम के बाद। और इसीलिए आपने अरबी भाषा को अपनाया, इसीलिए आपने पंजाबी को खत्म कर दिया, इसीलिए आपने उर्दू को अरबी समझ करके एक्सेप्ट कर लिया। हिंदी लिखते हैं आप विद अरबिक स्क्रिप्ट। मैं हैरान हो गया, बड़ी बड़ी जबरदस्त बात की इन्होंने। और जब हम कहते तो हमें कहते हो ये हिंदू नेशनलिस्ट है। हम भी तो यही कहते हैं यार कि क्या साझा है आपका, आप हमारे हो। अरबों और आपके बीच में क्या साझा है? मगर आप कह लो जी वो हमारे भाई हैं। दीन ही तो साझा है ना, दीन के लिए तो अलग हुए ना हमसे आप। टू नेशन थ्योरी की नफी कर दी मियां आसिफ अली साहब ने कि सिवाय दीन के कुछ साझा नहीं है। खत्म हो गया टू नेशन थ्योरी, खत्म हो गए मोहम्मद अली जिन्ना। और यही हो गया एकम सद बहुधा विप्रहा वदंती। तो नहीं समझेंगे आपके समाज में। मुझे बड़ा ये कभी कभी अफसोस होता है, और मैं यहां अमिताभ बच्चन बनना चाहूंगा। बहुत अफसोस की बात है कि आप क्या पे आसिफ अली साहब समझदार व्यक्ति हैं, ये मैं देख सकता हूं, पर मैं समझ सकता हूं कि इनकी भी कुछ मजबूरियां हैं शायद, कि वो समझदारी का जो थ्रेशोल्ड पार करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। बोल आप रहे हो वो सारी चीजें, मगर आप कर नहीं रहे हो। यू नॉट वॉकिंग द टॉक। और जब तक कथनी और करनी के बीच में आपका दुश्मन रॉ आपके अंदर पैदा होता रहेगा, क्योंकि रॉ किसी एजेंसी का भारत में नाम नहीं है। सारी दुनिया में देश टूटे हैं, नए देश बने, लोगों ने आगे बढ़ना स्वीकार कर लिया। सर तुर्की, आपने तो मामला ही मैं कह रही हूँ आपने तो मामला ही हल कर मतलब खत्म कर दिया कि रॉ एजेंसी का नाम नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं हाँ सर आप? तो सुन तो लेना। हम्म, रॉ क्या है आपके लिए? एग्जिस्टेंशियल दुश्मन है। रॉ का मतलब है कि हम पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहते। कोई नहीं करना चाहता। सारा भारत पाकिस्तान को एक्सेप्ट करके बैठा है। पीओजेके पे हम अपना क्लेम है वो कभी नहीं छोड़ेंगे। हम उसका इस्लामीकरण नहीं होने देंगे, ये हमारी जिद है, क्योंकि वो हमारा है। लेकिन हम पंजाब को मानते हैं पाकिस्तान है, केपीके को मानते हैं पाकिस्तान है, सिंध को मानते हैं। आप उसमें जो करना है कीजिए, वो आपका पर्सनल मैटर है, इंटरनल मैटर है। कभी आप इंडिया में नहीं देखेंगे कि ये उस हिंदू को मार दिया, इस हिंदू को मार दिया, कभी नहीं किया हमने, और ना हम करते हैं। वो अनफॉर्चुनेट है, आप अपने लोगों को पाकिस्तानी करके ट्रीट ही नहीं करते हो। आप अपने लोगों को हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन करके ट्रीट करते हो। फिर क्यों बनाया आपने पाकिस्तान एज अ देश, मुझे समझ ही नहीं पाता, जब कोई पाकिस्तानी है ही नहीं चला वहां पे। इन योर कंट्री इज पाकिस्तान, बट इज नॉट अ सिंगल पाकिस्तानी इन पाकिस्तान। You have मुसलमान इन पाकिस्तान, you have क्रिश्चियन इन पाकिस्तान, you have हिंदूज इन पाकिस्तान, और हर किसी के साथ ट्रांजैक्शन आपका अलग है। आप कहां सरवाइव करोगे? किससे लड़ रहे हो आप? न तो आप पैसा कमा पा रहे हो, अपना देश चलाने के लिए आपको आईएमएफ के उस पे आप पले बैठे हुए हो दर पे। अपने देश की डिफेंस चलाने के लिए अमेरिका के दर पे बैठे हुए हो कि हमें वेपन्स दो। उस वेपन से लड़ाई लड़ रहे हो, फिर उनकी बात माननी होती है तो आप कहते हो ये हमसे काम करवा रहे। कौन समझ ही नहीं आ रहा आपको ओसामा बिन लादेन आपका है कि नहीं है, मुझे नहीं समझ। वॉर ऑन टेरर में आप चले गए। वॉर ऑन टेरर का प्राइम टारगेट ओसामा बिन लादेन, और आप ओसामा बिन लादेन आपका हीरो भी है। वॉर ऑन टेरर का बेसिकली अगर आप उसका उर्दू में तर्जुमा कीजिएगा या हिंदी में अनुवाद कीजिएगा तो वो होता है युद्ध अगेंस्ट जिहाद। जिसको वो टेरर कह रहा है उसको आप जिहाद कहते हो।
क्योंकि उसामा बिन लादेन ने जिहाद छेड़ दिया था अमेरिका के अगेंस्ट में। कुछ समझना ही नहीं चाह रहे। बैठ के सोचे आप, आपने एक 4-5 कुछ एक सो कॉल्ड फिलोसॉफिकल डिबेट आपने बनाए हुए। मैंने कई बार आपके लोगों से बातचीत किया, वो काफिर कौन होता है जी, ये कौन होता है जी, इसके ये 4-5 रटे रटाए से चीजें हैं, उनको पंचर करना यूं काम होता है किसी भी बंदे का जो सोच सकता है। क्योंकि these explanations are based on loads of assumptions, इसीलिए आपको ईमान की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि सोचो मत। तो आप जहां जा रहे हो वहां ऑपरेशन खंदक वर्सेस ऑपरेशन अलबदर ही होगा। इसमें कुराइश कौन है मुझे यह बता दीजिए, ताल ठोक दीजिए कि अफगानी कुराइश है। उन्होंने आपको ताल ठोक के कह दिया आप कुराइश हो, और मैं मानता हूं कि आप कुराइश है, आप इस्लाम नहीं है, आप मुसलमान नहीं है। क्योंकि उनका जो उन्होंने झंडा चेंज कर दिया, झंडे पे कलमा लग दिया उन्होंने, और वो शरिया से वो कोई इलेक्शन और कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था, आग लगा दी कॉन्स्टिट्यूशन, आपने सपोर्ट किया उसका, और वो सही है। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं एग्जिस्ट कर सकता, कुरान इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड आपके लिए, फिर कॉन्स्टिट्यूशन की कहां से जगह बनी? कॉन्स्टिट्यूशन बिकम्स मियरली फतवा कोई है आपके लिए, बहुत ज्यादा से ज्यादा। जब आमरीत की व्यवस्था है, आप ही कह रहे हो कि हमारे जो खुलाफिन राशिदीन और वो जो थे उनका सिस्टम द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, तो उसी सिस्टम में जाओ, उसमें इलेक्शन कहां से आ गया? लोगों के पास कहां से अधिकार हो गया अपना नेता चुनने का? शुरा चुनेगी कोई? कॉन्फ्लिक्ट में आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंसी बनानी पड़ती है इलेक्शन के लिए, हर आदमी को इक्वल करना पड़ता है, लड़की पुरुष स्त्री हिंदू मुस्लिम सबको आपको इक्वल करना पड़ेगा। समाज में कॉन्स्टिट्यूशन में आप लिख रहे हो कि सबको रिलीजन प्रैक्टिस करने की इजाजत है, और समाज में बता रहे हो कि जो भी हिंदू दिखे जाके दावा कर दो, जाके दावा करो। दावा करेंगे तो क्या आप उसको यही ना बताएंगी कि तुम्हारे भगवान में ये कमी है? आपने उसकी फिलॉसफी पढ़ी है? न्याय शास्त्र कभी पढ़ा है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडोलॉजी चलते हैं दुनिया भर में। आप उसको बताओगे तुम्हारा भगवान गलत है, तुम्हारा ये गलत है, वो आपको पलट के बोल देगा तो आप कहेंगे सर गर्दन जुदा करो, सैमुअल पैटी बन जाएगा। दावा करने का तो आपके पास वो है, लेकिन दावा का जो काउंटर अटैक होगा उसको सुनने की क्षमता नहीं है आपको। वहां पे फिर कि भाई इसकी गर्दन उड़ा दो, इसने तो ब्लास्फेमी कर दी। जब आप दावा देते हो ब्लास्फेमी कर रहे होते हो दूसरे के ईश्वर के अगेंस्ट में, आपका कुछ नहीं है देने का सिवाय इसके कि जब हम एक लॉ लाए वो मान लो। अरे क्यों मान लो लॉ? हमारे पास लॉ है, हमारे पास भगवान ही आके लेके गए भाई जी। ये मुझे इसलिए बोलना पड़ा, इस जगह पे आना पड़ा, क्योंकि ये डिबेट ही ये है, ऑपरेशन अल बदर वर्सेस ऑपरेशन अल खंदक। ये डिसाइड कौन होगा? मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में अल्लाह मियां आएंगे। पाकिस्तानियों ने उनकी जहमत बढ़ा दी है। वो सोचे थे अच्छा खासा अरबियों को हम जन्नत मतलब आराम से दे देंगे, क्योंकि बुक आ गई है, उस बुक पे जो चलेगा उसको जन्नत मिलेगी, जो तोड़ेगा ओढ़ेगा 4 डंडे मार के उसको फिर से जन्नत में भेज देंगे। आपने अलग ही क्रिएट कर दिया। उनको यही डिसाइड करने में मुश्किल होगी कि मुसलमान कौन है यहाँ पे, और आप अंदर झांकिए, आप मुसलमान नहीं है। अफगानीज आर करेक्ट, वो सही युद्ध लड़ रहे हैं। आप कुरैश है, आप मुनाफिक हैं। असल मैं यहां पे अफगानियों के साथ हूं, वो इस्लाम के सच्चे आलमबरदार है। सो खंदक सही है मेरे हिसाब से। तो मैं कहता हूं इन सारे पाकिस्तानियों को जन्नू में भेजो, ये मुनाफिक है, ये इस्लाम की पाथ में नहीं चले, और इन सारे के सारे अफगानियों को जन्नत में भेजो। ये मेरे बनाए गए लॉ को इन्होंने सही से वो किया है। सो तो मैं आपको जन्नत में भेज देता बिना देर किए हुए। रिवाजी आपको भी। आसिफ साहब, मेरा आपसे सवाल है, जहाँ पे ये ग़ज़वाए खंदक और ग़ज़वाए बदर की बात चल रही है, वहां पर हम एक और किस्सा छेड़ लेते हैं। ग़ज़वाए हिंद के बारे में आपका क्या ख्याल है? इस वक़्त ग़ज़वाए बदर और खंदक की बात चल रही है, ग़ज़वाए हिंद का इसमें नहीं है, और वैसे भी ग़ज़वाए हिंद पे मेरी इतनी ज़्यादा स्टडी नहीं है, उसको मैं देख लूँगा कल-परसों, तो उस पे भी बात कर लेंगे। जी, डॉक्टर साहब मुझे वैसे समझ नहीं आ रही कि एक तरफ आप अफ़गानियों को बार-बार सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जिहाद की बात आती है तो उसको परेशान हो जाते हैं टेररिज़्म को लेके कि हमारे यहाँ ये हो गया या वो हो जाएगा, ये मसाइल हैं, वो हैं। तो इस तरह ये अजीब-सी पॉलिसी है। बाकी जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान का एक आइन मौजूद है, पाकिस्तान के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है।
देखिए डॉक्टर साहब, आप बार-बार जो बात है उसको घुमा के ले आते हैं कि अफ़गानी प्योर मुस्लिम है, अफ़गानी ठीक कर रहे हैं। वैसे अगर क्या ख़्याल है हम थोड़ा-सा रास्ता दे दें, अफ़गानियों को आपकी तरफ भेज दें, फिर ठीक रहेगा? तो फिर आप भी थोड़ा-सा भुगत दीजिएगा। हम तो उन्हें 40 साल से 50 साल से, बल्कि जब से पाकिस्तान बना है तब से भुगत ही रहे हैं। ये लोग मुसलसल तब से काम करने के लिए यहीं पे आते, और जब ये रशिया आया उसके बाद तो ये लाखों की तादाद में आ गए। उससे पहले भी आ रहे थे मुसलसल, और अभी तक यहाँ पे मौजूद हैं। हालाँकि उनके अपने यहाँ पिछले दौर में भी अच्छी गवर्नमेंट एक बन चुकी थी, एक स्टेबल गवर्नमेंट थी, नहीं गए। अब अगर उनके यहाँ कहा जाता है कि तालिबान की सूरत में बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे गवर्नमेंट बन चुकी है और बड़े वहाँ पे हालात बड़े अच्छे हो चुके हैं, तो उनको वापस जाना चाहिए। ये खामख़ा में यहाँ पे लेने क्या आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, या यहाँ पे रहना क्यों चाह रहे हैं, अगर इतनी अच्छा इनका अपना सिस्टम बन चुका है। दूसरी बात ये है कि अगर ये आपके ख़्याल में सबसे बेहतरीन मुसलमान ये हैं और हम मुनाफ़िक हैं, तो आपके यहाँ जब इस तरह के वाक़यात होते हैं, तो उसपे भी आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो इस तरह के मामलात जो हैं, इनको किसी भी मख़सूस ऐनक लगा के नहीं देखा जा सकता। मेरे ख़्याल में बगैर किसी जवाज़ के, बगैर किसी इस अखलाकी जवाज़ के, कानूनी जवाज़ के, जो भी इस तरह की हरकत करेगा, जो भी आके मिलिटेंसी या दहशतगर्दी करेगा, तो उस पर आपको इतराज़ करना ही बनेगा, उसका जवाब देना ही पड़ेगा। उसमें हो सकता है कि कहीं न कहीं किसी इदारे में, किसी जगह पे, किसी हुक्मरान में कोई ऐसी बात रह गई हो, जो अपनी तरफ से वो अच्छी नीयत से कर रहा हो, नेक-नीयती से कर रहा हो, लेकिन उसका रिज़ल्ट एट द एंड बाद में पता चले कि ये ठीक नहीं हुआ। क्योंकि नताइज बाद में ही पता चलते हैं हर चीज़ के, तो उनको कवर करना, उनको ठीक करना भी आपकी ज़िम्मेदारी होता है। ये नहीं है कि हमने किया था, हमने ये कर दिया तो इसलिए अब इसको चलना ही चलना है। मैं ये समझता हूँ कि हर चीज़ को जो देखा जाता है, किससे अगर कोई वाक़या ऐसा हो गया है, काम ऐसा हो गया है, तो उसको बाद में निपटना भी उससे उसी ने होता है जिसने वो किया होता है। तो उनके साथ तो ख़ैर इतना बड़ा वैसे इश्यू नहीं है ये, जितना बाज़ औक़ात पेश किया जाता है। और मैं तो ये समझता हूँ कि अगर इनके पीछे जो बैरूनी फंडिंग है वो बंद हो जाए, इनके मास्टरमाइंड्स बंद खत्म हो जाएँ, तो इनको सँभालना कोई पाकिस्तानी फ़ोर्सेस के लिए इतना बड़ा मसला नहीं है, अब भी नहीं है। अभी आप देखें कि जब से ऑपरेशन बदर लॉन्च हुआ है और जितनी तेज़ी के साथ जिस तरह इन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं और जिस तरह उनका ख़ात्मा करना शुरू कर दिया है, तो ये इतना बड़ा इश्यू होगा नहीं। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा इश्यू यहाँ पे अफ़गान महाजरीन का मसला है। अफ़गान महाजरीन से इनको बहुत सारे सहूलतकार मिल जाते हैं। अगर अफ़गान महाजरीन को वापस भेज दिया जाता है, तो भी सूरत-ए-हाल में एक वाज़ेह चेंज आएगी। क्योंकि अफ़गान महाजरीन की वजह से आप देखें कि महाजर जब सीरिया वाले जर्मनी में गए हैं, तो उनकी मईशत का क्या हाल हो गया है, उनकी इकॉनमी किधर चली गई है। तो 1 करोड़ बंदे को आपने जब सँभालना होगा, वो आके आपके सर पे बैठा होगा, जो टैक्स फ्री ज़ोन में काम कर रहा होगा, टैक्स फ्री इकॉनमी चला रहा होगा, ना कोई टैक्स दे रहा होगा, ना कोई कानून मान रहा होगा। जितना भी वो पैसा आ रहा होगा, सारा ब्लैक का ब्लैक होगी मनी, तो उससे आपकी मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अफ़गानियों की वजह से हमारा सिर्फ़ यही इश्यू नहीं हुआ कि दहशतगर्दी यहाँ पे फैली है, उन्होंने यहाँ पे कार्रवाइयाँ की हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि इस तरह के वाक़यात हमेशा होते रहते हैं और किराए के लोग हर जगह पे हर किसी को अवेलेबल हो जाते हैं। तो उनकी वजह से जो यहाँ पे मईशत का और साथ ही साथ जो अमन-ओ-अमान का मसला फैला हुआ है, जो बना हुआ है, इसको हल करना वाक़ई एक बहुत बड़ी अब ज़रूरत है वक़्त की। और मैं समझता हूँ कि जो ये इन्होंने दूसरा काम भी शुरू किया है अफ़गान महाजरीन को वापस भेजने वाला, वो भी एक बड़ा अच्छा तरीका है और ये अच्छा काम है कि इसी तरह जाके हम ये वो लॉन्ग टर्म फैसले हैं जिन पे हम चलकर मामलात को ठीक कर लेंगे। बाकी यहाँ पे मामलात पहले भी रहे हैं, मैंने खुशहाल खटक की मिसाल दी थी आपको एक और प्रोग्राम में कि जब मुग़ल्स यहाँ पे थे, तो वो उनके खिलाफ लड़ता होता था, वो भी वहीं से थे। तो फ़कीर एपी ने पाकिस्तान बनते ही पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर एक महाज़ खोल लिया था, चलते रहे हैं। अगर उनसे निकल आए हैं, वो तो एक बाकायदा जंग की सी सूरत-ए-हाल थी और पाकिस्तान बनते ही पैदा हो गई थी। आप ये देखें कि पाकिस्तान के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनका कातिल भी एक अफ़गानी ही था। तो वहाँ पे आ गए सैयद अकबर, तो अगर वहाँ पे मामलात उनसे पाकिस्तान ने निपट लिया है, जब रशिया यहाँ से वापस गया था, उस वक़्त भी इसी तरह की सूरत-ए-हाल बनी थी, तो उनको कवर कर लिया था। तो मेरे ख़्याल में एक सीरियस तरीके के साथ और भरपूर तरीके से जब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और हर महाज़ पे होगी। मौलाना फज़ल-उर रहमान सही निशानदेही किया करते थे इस बात की। आप देखें कि उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। उन्होंने जो इनके स्कॉलर्स हैं, जो उनके अपने स्कॉलर्स हैं, उनको भी मारना शुरू किया हुआ है, अपने टीचर्स को मारना शुरू किया हुआ है। तो इस तरह इनको जब तक भरपूर तरीके से
और हमाजहत किस्म का हर तरफ से देखते हुए, यानी कि सिर्फ ये फौजी ऑपरेशन ही नहीं, बाकी भी बहुत सी चीजें हैं, सियासी हवाले से भी हैं मामलात, मुआशी हवाले से भी हैं, मज़हबी हवाले से भी हैं। उनको जब तक हर लिहाज से इनको कवर नहीं किया जाएगा, ये मामला इतनी जल्दी हल नहीं होगा। लेकिन हल करना कोई बड़ा मसला नहीं है और मुझे भरपूर इस पे यकीन है अपनी सिक्योरिटी फ़ोर्सेस पे कि वो इसको कवर कर लेंगे। लेकिन बस एक छोटा-सा कीजिए कि आप इनकी हिमायत करना बंद कर दीजिए बस। और जो आपने वहाँ बैठे ही आज एक फ़तवा जारी कर दिया कि वो हक़ में है, वो सही मुस्लिम्स हैं, वो मुसलमान नहीं, वो बेसिकली उनका ट्राइबल सिस्टम है और वो अपनी रवायात की ज़्यादा पासदारी करते हैं। जमहूरी बात है तो हम वाक़ई ये बात आपकी जमहूरियत वाली ठीक है, जो पहले खलीफ़ा बने हैं हॉली प्रॉफ़िट के बाद, वो एक मजमा-ए आम में, वहाँ पे लोगों का एक जम-ए गफ़ीर था, हज़ारों लोग जमा थे कि जानशीन का फ़ैसला करने के लिए कि उनका आगे किसको लाना है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो बने थे, तो सक़ीफ़ा बनी सादा उसे कहा जाता है, जहाँ पे सब लोग जमा थे, ये लोग भी वहाँ चले गए थे, वो वहाँ से इलेक्ट होके ही आए थे। उनकी सिलेक्शन नहीं हुई थी। तो बहुत से तरीक़ेकार मौजूद हैं और इस्लाम ने बेसिकली कोई ऑर्डर बना के नहीं दे दिए। इस्लाम ने एक प्रिंसिपल्स दे दिए हैं कि उनकी को देखते हुए आप उनको फ़ॉलो करते हुए उसके अंदर रहते हुए अपने लिए बेहतरीन एक सिस्टम बना लें। तो इसलिए जो पाकिस्तान का कानून है, आइन है, जो लॉ है, वो बिल्कुल मैं समझता हूँ परफेक्ट आइन है और इस जैसा आइन देखें कि जिसमें अक़लियतों को और भी हकूक दिए गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि वैसे तो अक़लियत मैं कहने के हक़ में ही नहीं हूँ। हर कोई बराबर का पाकिस्तानी है और उनको भी उतने ही राइट्स मौजूद हैं जितने बाकी मुस्लिम्स को हैं या हिंदूज़ को हैं, उतने ही क्रिश्चियंस को भी हैं, उतने ही सिखों को भी हैं। तो अब देखिए हमारे यहाँ जो अमूमन सरकारी जो जॉब्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसमें बड़ी तादाद में हिंदू और क्रिश्चियंस मौजूद हैं और वो लोग आगे आ रहे हैं। हमारे पार्लियामेंट में हिंदू और क्रिश्चियंस और सिख मौजूद होते हैं, मिनिस्टर्स हैं। हर जगह पे इनका एक भरपूर तरीके से नुमाइंदगी है, इनके अक्सरियती शहर मौजूद हैं सिंध के अंदर। हमारे पंजाब के अंदर इनके बाकायदा जिसे कह लें कि मेजॉरिटी विलेजेस मौजूद हैं, टाउन्स मौजूद हैं और उनके भरपूर बड़े बिज़नेस हैं। तो ये एक चल रहा है सिलसिला और मेरा ख़्याल ये है कि अगर हम आइन की पाबंदी करते हुए चलें, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलें, तो ना तो पाकिस्तान को कोई तरक्की से रोक सकता है और ना ही सिक्योरिटी के मामलात हैं जो इनको हल ना करना कोई मसला होगा। डॉक्टर साहब अगर आप लास्ट फाइनल रिमार्क्स बताइएगा। हाँ, फाइनल रिमार्क्स बस कुछ नहीं, बहुत अच्छा ही है कि आसिफ साहब ने इस डेमोक्रेसी ढूँढ ली वहाँ पे कि इलेक्शन हुआ था अबू बकर और क्या नाम है उस्मान के बीच में या अली साहब के बीच में बैटर चल रहा था। वहाँ से शिया और सुन्नी बन गए। तो आप किस उसकी बात उसका वो बेसिस ये था कि उस क्लैन से नहीं है तो हम आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ये तो बेसिस है। अभी बड़ी अच्छी एक बात और कि देखिए तजाद कॉन्फ्लिक्ट्स जिसे कहते हैं, विरोधाभास जिसे कहते हैं, इन्होंने कहा कि हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर की हत्या ही एक अफगानी ने की थी। अफगान एक नेशनल आइडेंटिटी है, तो फिर उस हिसाब से जुल्फिकार अली भुट्टो की हत्या एक पंजाबी ने की थी, वो सिंधी थे। आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक जगह तो आप नेशनल आइडेंटिटी उठा लें और दूसरी जगह उस नेशनल आइडेंटिटी को खत्म कर दें। बंगाली, पंजाबी, सिंधी और पश्तून मिलाकर आपने इस्लाम के नाम पे देश बनाया और आज आप कह रहे वो अफगान है। या तो फिर बोलिए कि जिन्ना साहब गलत थे। मैं मानने को तैयार हूं आपका स्टेटमेंट कि एक अफगान ने एक पाकिस्तानी की हत्या की, और पाकिस्तानी क्या है? पाकिस्तानी तो कौमियतों का खात्मा है ना। हर पाकिस्तान का जी हम कौम नहीं बना, हम हुजूम बन गए। अरे तो बनी हुई कौम को बर्बाद करके तुम्हें हुजूम ही बनाना है ना भाई। कई दुनिया में जब इस्लाम के नाम पे एक कौम बनी नहीं है आज तक। अरबी भी अपने आप को अरबी कह रहे हैं। अगर इस्लाम के बनने से किसी एक कौम की सबसे पहले मौत होनी चाहिए थी, उसका नाम था अरबी, क्योंकि उम्मत आ चुकी थी और उसके पहले जाहलियत था। तो मुसलमान शुरू होता है 632 से, लेकिन अरबी तो शुरू होते हैं मेसोपोटामिया से। अगर किसी एक कौमियत की सबसे पहले मौत होनी चाहिए थी बाय प्रिंसिपल, तो वो था अरबी, लेकिन नहीं मरी। अबू बकर का ही आप देख ले, वो पूरा का पूरा मैटर हुआ ही इसलिए कि जो सक्सेसर होगा वो क्लैन से आएगा या उम्मा के प्रिंसिपल में कहीं से भी आ सकता है। हुआ कि नहीं, वो आएगा क्लैन से, उनके क्लैन का होना चाहिए। यही बेसिस निकली। तो वो कैसी डेमोक्रेसी है? वो तो नेशनैलिटी हो गई। फिर आप नेशनलिटी के अगेंस्ट में हो।
जो सुन्नी मुस्लिम है उसको नेशंस का तो विरोध ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि अबू बकर को मानने वाला नेशन को कैसे विरोध कर सकता है? वो तो क्लेम ही नेशन के बेसिस पे है कि हम उन्हीं के ट्राइब से आते हैं। खैर चलें, so you have to look back and sit back and then go to the path of separation of something. चलिए, धन्यवाद। आसिफ साहब फाइनल रिमार्क्स बताइएगा। फाइनल रिमार्क्स जो प्रोग्राम था आपका, जो टॉपिक था गज़वा खंदक और गज़वा बदर, तो उस पे जो मेरे तो यही है कि पाकिस्तान की तरफ से जो नाम रखा गया है, मैं फिर वही बात करूँगा, इन्होंने बेहतरीन नाम एक चूज़ किया है और उसकी बाकायदा आइडियोलॉजी के साथ किया है। यानी कि इनका कोई भी काम जो है वो इंतहाई नपा-तुला और जचा-तुला के बगैर नहीं होता। तो मैं बहरहाल पाकिस्तान के इदारों को फिर दाद दूँगा कि उन्होंने इस वक़्त भी कोई जज़्बाती या किसी और तरह का कोई खाम-खा में फैसला नहीं किया, बल्कि बड़ा अच्छा फैसला किया। थैंक यू सो मच सर। आसिफ साहब और डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, अपने राय के साथ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाजत। थैंक यू सो मच।